Hey guys, my name is Abhishek and you're welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो का हमारा टाइटल रहेगा कंडीशनल कनेक्टिव्स एंड डी मॉर्गन लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंप्लीट रीकैप देने वाला हूँ कि अभी तक हमने इस यूनिट 1 में क्या पढ़ लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीकैप। तो अभी तक हमने इस वीडियो में प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा है कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली में होते क्या हैं। दे आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, और या तो वो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, वो दोनों चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक। हमने ये भी देखा था कि प्रोपोजिशंस कैसे दिखते हैं एक विद एग्जांपल्स, एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपोजिशन एंड नॉन प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशन एंड नॉन प्रोपोजिशन में डिस्टिंक्शन देखने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे, एंड उसके बाद हमने अपना लॉजिकल कनेक्टिव्स भी पढ़े, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, और अभी बस हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 4 पढ़ लिए हैं, जो कि डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, कंजंक्शन एंड निगेशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो आज हम अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा होता है कंडीशनल कनेक्टिव्स। अब कंडीशनल कनेक्टिव जो है ना, वो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव का ही पार्ट है, जिसमें हमारा पहला कंडीशनल कनेक्टिव आता है इम्प्लीकेशन, कन्वर्स एंड बाय कंडीशनल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीकेशन। ओके, प्रोपोजिशन समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोपोजिशन को एग्जैक्टली में डिनोट कैसे करते हैं। तो प्रोपोजिशन डिनोट करने के लिए हम इस एरो सिंबल का यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए कि इम्प्लीकेशन को एग्जैक्टली में लिखा कैसे जाता है किसी भी प्रोपोजिशंस के साथ, तो मैंने एक रियल एग्जांपल लिया उसके लिए, जिसमें हमारे पास दो प्रोपोजिशन है पी एंड क्यू। अब अगर मुझे इन दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करना है, क्योंकि इम्प्लीकेशन एक लॉजिकल कनेक्टिव ही है, तो वो दो प्रोपोजिशन को कनेक्शन का काम करेगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर इसे ऐसे लिखा दूं, इस एरो को, तो ये एक इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू। अगर पी है तभी क्यू होगा, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, राइट। एक बार मैं इसको कंप्लीट स्टेटमेंट में करके लिख देता हूँ। यहाँ पर ये पूरी स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखेगी, इफ यू स्टडी देन यू पास। कि अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम पास हो पाओगे, राइट। अब आपको ये देखकर यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली में आपका इम्प्लीकेशन दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट कैसे कर रहा है। वो इफ और देन का यूज कर रहा है कि अगर आप पढ़ोगे तभी आप पास हो पाओगे। एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी उसने साथ के साथ, राइट। अब एक बारी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली डेफिनेशन हमारे यहाँ पर क्या बोल रही है, राइट। तो डेफिनेशन ये बोल रही है, गिवन एनी टू प्रोपोजिशन, हमें दो प्रोपोजिशन मिली जिसको कि पी और क्यू है, तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने पूरा देखा, राइट। इस स्टेटमेंट जो कि इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है उसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो उसे इस तरीके से पढ़ा जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू। अगर मुझे ये कहीं दिखे और मुझे इसे पढ़ना, ओरली पढ़ना पड़े, तो मैं बोलूँगा पी इम्प्लाइज क्यू। मैं पी सफिशिएंट फॉर क्यू भी बोल सकता हूँ, और मैं पी ओनली इफ क्यू भी बोल सकता हूँ। मेरे पास तीन तरीके हैं इस एक स्टेटमेंट को बोलने के लिए। अब मैं ये तीन तरीके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इन तीनों स्टेटमेंट से कुछ भी बोल दिया जाएगा। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये तीनों बात जो हैं वो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब एक और चीज़ आती है, जो हमारा पी वाला पार्ट है वो हाइपोथेसिस कहलाता है, और क्यू वाला पार्ट हमारा कंक्लूजन कहलाता है। अब ये क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारी पूरी दोनों प्रोपोजिशन मिलके एक स्टेटमेंट फॉलो लाइक फॉर्म करती है, जो कि पी एंड क्यू है, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं या फिर कंडीशनल प्रोपोजिशंस भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब मैं आपको ना एक आइडिया देता हूँ कि ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इम्प्लीकेशन का इंट्यूशन क्या है। अभी तक हमने बस डेफिनेशन की लैंग्वेज पढ़ी, इससे हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली में वर्क कैसे कर रहा है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो कि कुछ ऐसा है कि मान लो आपका एक फ्रेंड है, उसने आपको प्रॉमिस किया कि अगर मुझे ना बाइक मिल जाती है तो मैं आपको राइड कराऊंगा।
ठीक। अब ये आपको देख के ही पता लग रहा होगा ये दो प्रोपोजिशन से मिलके बनी है। तो हमारा पी प्रोपोजिशन ये है, क्यू प्रोपोजिशन यहाँ पर है। अगर मैं एक बार इनको सामने लिख दूं तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। आई गेट अ बाइक, कि मुझे बाइक मिली, ये एक प्रोपोजिशन है। आई विल गिव यू अ राइड, ये भी एक प्रोपोजिशन है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि आपका दोस्त झूठ कब बोल रहा होगा, तो वो झूठ जब बोल रहा होगा जब वो कुछ ऐसा बोले कि ही गॉट द बाइक, उसको बाइक तो मिल गई बट उसने आपको राइड नहीं कराई। लाइक डजंट गिव यू द राइड। मतलब आपका दोस्त झूठ ही जब बोल रहा होगा जब उसको बाइक तो मिलेगी लेकिन वो आपको राइड नहीं कराएगा। अगर बाइक मिल गई और उसने बोला था कि अगर बाइक मिलेगी तो मैं राइड कराऊंगा, और उसने आपको राइड नहीं कराई, तभी तो वो झूठ बोल रहा होगा। अब ये जो हमने एग्जाम्पल देखा है ना छोटा सा, इसी को हम अपने ट्रूथ टेबल में यूज करेंगे। ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास चार हमने स्टेटमेंट्स लिए हैं, चार स्टेटमेंट्स लिए हैं। उसमें पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि हमारा पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। तो पी क्या है? आई विल गेट अ बाइक। क्यू क्या है? आई विल गिव यू अ राइड। मतलब दोनों बात सच हुई, आपको उसको बाइक भी मिली और उसने आपको राइड भी कराई। तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई? तो इसका आउटपुट होगा ट्रू, क्योंकि दोनों बात सच है। आपके दोस्त ने जो बोला था वो किया। अब अगर आपके दोस्त को बाइक तो मिलती है, आई गेट अ बाइक, बट उसको उसने आपको राइड नहीं कराई, तो ये वाली स्टेटमेंट पूरी मैच हो गई यहाँ पर सेकंड वाले से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपका दोस्त झूठ कब बोल रहा होगा? जब वो आपको राइड नहीं कराएगा, उसको बाइक मिल भी जाती है तो। ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि उसको बाइक तो नहीं मिली, तो बाइक नहीं मिली लेकिन उसने आपको राइड कराई। अब राइड कैसे कराई? मान लो किसी से बाइक बोरो की हो, लेकिन आपको राइड जरूर कराई उसने। ठीक। तो इसके लिए भी आंसर ट्रू ही होगा, मतलब आपके दोस्त ने आपसे झूठ नहीं बोला। ठीक। फोर्थ आता है कि उसको बाइक तो नहीं मिली लेकिन उसने आपको राइड भी नहीं कराई। अब बाइक नहीं मिलेगी तो राइड कैसे कराएगा? तो भी आपके दोस्त ने क्या झूठ बोला? झूठ तो नहीं बोला ना आपसे कि उसने उसको बाइक में मिल गई और उसने आपको राइड भी नहीं कराई। तो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड इम्प्लीकेशन, की इम्प्लीकेशन हमारा आउटपुट कैसे जनरेट करता है। वो आउटपुट जब ही जनरेट करता है ट्रू, जब आपकी जो स्टेटमेंट है फॉल्स लाई ना कर रही हो। तो हमारा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट कुछ इसी तरह आउटपुट प्रोड्यूस करता है कि जब तक आपका जो पी है, पी यानी कि हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस वाली बात यहाँ पर आएगी। पी क्या थी? हाइपोथेसिस। ठीक है। और क्यू क्या थी? कंक्लूजन। राइट। अगर हमारी हाइपोथेसिस जो हमने बात कही थी वो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन निकल के नहीं आया, कंक्लूजन आया फॉल्स, तो ही हमारा इम्प्लीकेशन जो है वो हमें आउटपुट में देगा फॉल्स। वरना वो हमेशा हर बार हमें ट्रू ही पास करेगा। ठीक है। अब ये जो हमने अभी तक इम्प्लीकेशन के बारे में सीखा, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें आज ज़्यादा आइडिया मिल सके कि हमने अभी तक इम्प्लीकेशन में क्या पढ़ा और अब हम उसे अप्लाई कैसे करने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट डाउन द प्रोपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट इज फॉल्स। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है दोनों प्रोपोजिशन के लिए जहां पर हमारी इम्प्लीकेशन फॉल्स होती है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारी इम्प्लीकेशन फॉल्स कहाँ होती है। तो हमारी इम्प्लीकेशन जब फॉल्स होती है जब हमारी जो पी स्टेटमेंट है, जो कि पी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है और क्यू प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी दिखे, मतलब पी ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए। वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। राइट। तो मैं एक बार ही लिख देता हूँ साइड में। हमें ये पता है कि P इम्प्लाइज Q फॉल्स कब होता है? वो फॉल्स जब होता है जब हमारा P जो हो वो ट्रू हो और Q जो हो वो फॉल्स हो। इसी स्टेटमेंट में ही हमारा जो इम्प्लीकेशन है हमें फॉल्स देता है।
तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, जो कि प्रोपोजिशन बन जाएगी हमारी कुछ ऐसी। इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। तो ये हमारा पहला जो ये वाला पार्ट था, इसका सोल्यूशन हमने दे दिया, राइट। अब हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ x। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। अब इस वाले पार्ट पे आ गए हम कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए ना हम पहले अपनी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स को फटाफट लिख देते हैं कि p तो ये है और q बोल रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। हम अपना सबसे पहले पहला वाला ओपन करेंगे जो कि p होगा, वो है x इज ग्रेटर देन 5। तो हमें पहली स्टेटमेंट को क्या बनाना है, ट्रू, जैसा कि हमने यहाँ देखा। अब ट्रू ये वाली स्टेटमेंट जब होगी जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। ऐसे वो इन्फिनिट नंबर तक जा सकती है वैल्यू x की, राइट। ओके, तो x की वैल्यू हमेशा 5 से जब भी बड़ी होगी जब वो कुछ इन नंबर के बीच में लाई करे, ठीक। दूसरा हम अब देखते हैं। दूसरा ये है कि q इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब इस स्टेटमेंट को हमें फॉल्स बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रू कब होगी। ट्रू जब होगी, मान लो मैंने x की वैल्यू 6 ले ली यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। 36 हमेशा 25 से बड़ा होता है, राइट। अब अगर मुझे फॉल्स बनाना हो, इसी को ही फॉल्स बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू ले लूंगा लेट्स से 5। 5 स्क्वायर क्या होता है 25। क्या 25 से बड़ा होता है, नहीं होता। मैं 4 भी लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16, कंडीशन फॉल्स। तो हमें कुछ x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि वो हमेशा हमारे 25 से छोटा हो जाए, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिखता हूँ कि फॉल्स स्टेटमेंट के लिए कंडीशन को कैसी दिखेगी। तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जब भी फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आनी चाहिए। एक्स ये वाली वैल्यू बड़ी ना होके ये वाली बड़ी वैल्यू बड़ी हो जाए। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले आऊँ, कोई डाउट इसमें। अब मैं कुछ इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो चीज क्या है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो वो हमेशा ऐसा आउटपुट देता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ। तो कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हम इस वाली स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर करेंगे। कैसे होगा, अब ये हमारा बन जाएगा x माइनस 5 देन x प्लस 5। कोई डाउट यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना दो स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। अब मैं इसकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनाता हूँ दो। पहला तो मैं डायरेक्टली सेम लिख दूंगा इन्हें यहाँ पे ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो मेरा यहाँ पर आंसर कुछ ऐसा आएगा। और मैं अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा मेरे को, ठीक। अब इस वाले में मैं इस वाले को नीचे ले जाता हूँ जीरो को, तो x प्लस 5। अब यहाँ पर ना एक कैच है। कैच क्या है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉजिकल सिंबल्स की साइड ले जाता हूँ और वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा हो, तो जो साइन होता है वो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स यानी कि साइन कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही चीज
अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना रहा हूँ तो वहाँ पे साइन पलटता नहीं है। ओके, तो अब मैं इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो स्टेटमेंट कुछ ऐसी बन जाएगी कि एक्स जो है वो -5 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन हमारा 5 से छोटा रहेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट आ चुकी है हमारी। पी थी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5 और क्यू हो गई अब -5 smaller than x, smaller than equals to x, and x is smaller than equals to 5। अब हम ले मान के चलते हैं कि हमने x इज इक्वल्स टू 6 डाल दिया। अब 6 डालेंगे तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगी, राइट। अब मैं अगर ये स्टेटमेंट 6 greater than 5 p के लिए, तो ये हमें देगा ट्रू आउटपुट, ठीक है। अब मैं q के लिए करूँ, q -5, इधर 6 लिख दूँ और इधर 5 लिख दूँ, और मैं यहाँ पे 6 डाल रहा हूँ, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -5 से तो 6 बड़ा होता है, लेकिन क्या 6 हमारा 5 से छोटा होता है? नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। मतलब अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास x की कोई भी वैल्यू नहीं है कि हमारा जो p है वो ट्रू हो जाए और जो q है वो फॉल्स हो जाए। हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x वेयर p implies q becomes false। यही हमारा आउटपुट रहेगा इसका। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन के पार्ट को दोबारा देखिए, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जैक्टली में सॉल्व हो कैसे रहा है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, जो कि E9 क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि राइट डाउन द प्रोपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू पी इम्प्लाइज क्यू, जो कि हमने अभी करके देखा कि कैसे लिखते हैं। और उसके बाद वो बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फॉर विच इट इज फॉल्स, वेयर p इज इक्वल्स टू दिस एंड q इज इक्वल्स टू दिस। मतलब जो हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट हमारी यहाँ पर प्रोपोजिशंस है जो कि डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक्स में ये अजीब सा क्या सिंबल है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम सबसे पहले इस चीज को ही सॉल्व करेंगे कि ये क्या है। तो उसके लिए मैं सबसे पहला सेक्शन ले रहा हूँ, रीफैक्टर, रीफैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। जो हमारा क्यू स्टेटमेंट है, क्यू प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, उसको हम रीफैक्टर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बदल रहे हैं। तो अभी हमारी जो क्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है वो हमें कुछ ऐसा कह रही है। अब सबसे पहले हम एक ना इसका मतलब समझते हैं कि इस सिंबल का एग्जैक्टली में मतलब है क्या, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक्स हमारा कभी भी ना जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको मैं अगर सिंपलर में लिख दूं तो एक्स अगर छोटा नहीं हो सकता तो बड़ा तो होगा, ठीक है। तो यही चीज थी, बस इसको हमने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, इस सिंबल को हटा दिया पूरा, ठीक है। अब इसके आगे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब ये जेड क्या है और ये आर क्या है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। तो आर तो हमारा रियल नंबर है, ओके, और जेड जो है वो हमारा इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। और इसमें ऐसा कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल है, आर इज अ रियल नंबर्स एंड जेड इज अ इंटीजर। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम अपने रीफैक्टर प्रोपोजिशंस को दोबारा लिख लेते हैं। पहली प्रोपोजिशंस x इज इक्वल्स टू लाइक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। क्यों हमने रीफैक्टर करा वो कुछ ऐसा बन गया, फॉर ईच x बिलोंग्स टू z। यहाँ तक समझ आना चाहिए आपको क्या मैंने अभी तक किया, ठीक है।
नाउ अब हम अपना पहला आंसर करने जा रहे हैं, पहला लाइक प्रोपोजिशन क्या बनेगी वो लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारी प्रोपोजिशन है वो कुछ ऐसी बनेगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते थे। हम उसे लिखते थे P इफ P देन Q, राइट। तो हमारी प्रीपोजिशन हम इसको ऐसे लिखेंगे कि F x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई, देन x विल बी ग्रेटर देन 0। ये हमारी प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही दिखेगी। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा कि हमारा प्रोपोजिशन कैसे लिखा जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोलता है कि हमें वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट देनी है जहां पर हमारा आउटपुट आता है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स कब आता है? फॉल्स जब आता है जब हमारी प्रोपोजिशन P है वो ट्रू हो एंड प्रोपोजिशन Q है वो हमारी फॉल्स हो, तभी हमारा P इम्प्लाइज Q आउटपुट हमें देता है फॉल्स। इतना क्लियर है? अभी तक ये मैंने आपको 3 बार पढ़ा चुका हूँ कि ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, राइट। अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा अडेप्टेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले अपने पी वाली जो प्रोपोजिशन है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो पी वाली जो प्रोपोजिशन है वो कुछ ये कह रही है, राइट। अब ये कहने का मतलब है तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू लाइक निकालने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स वाई को ऐसे लिख दूंगा और एक्स और वाई को यहाँ नेगेटिव में ला के यहाँ जीरो कर दूंगा। ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मैं एक्स को और वाई को यहाँ पर दूसरी साइड ले आया और वो नेगेटिव में होगा, राइट। अब ना, अब मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक पजल की तरह है जो आपको सॉल्व करना है। इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप सॉल्व कर लो। ओके, तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो ट्रिक मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, ज़्यादातर ये काम कर जाती है। ठीक, तो हमें कुछ इस फॉर्म में लाना है इसे, राइट। अब देखो ध्यान से कि हमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई में चाहिए। ठीक, कोई भी कोई मल्टीप्लिकेशन टर्म हो उसे अलग अलग लिख दो। अब मुझे माइनस एक्स चाहिए। अब एक्स को तो मैं इससे वाई से मल्टीप्लाई करूंगा फिर इधर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो इधर वाले क्या ऐसी वैल्यू रखूंगा, माइनस एक्स आ जाए तो यहाँ पे मैं -1 रखूंगा। तो एक्स वाई माइनस एक्स। अब मुझे माइनस वाई चाहिए तो माइनस वाई इधर से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से। तो वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस वाई आ जाए? मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल लगता है आपको समझ आया होगा। अब मैं इसे एक बार ना सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा कि इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन। अब ये +1 आ गया यहाँ पे, राइट। अब कुछ ऐसा बन गया। अब ये +1 मुझे लगाना है। तो इस +1 को यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ ढंग से, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक्स वाई -x - y दोनों तरफ +1 कर दूंगा। अब मैंने यहाँ भी +1 किया और यहाँ भी +1 किया। ठीक है, तो इससे कोई डिफरेंस तो आया नहीं क्योंकि इस वाले वन को अगर मैं माइनस में लेता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। अब मैं इस पूरी टर्म को इसकी हेल्प की मदद से उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। x - 1 y - 1 इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है? अब ये पहले से काफ़ी सिंप्लीफाई स्टेटमेंट मुझे दिख रही है। अब हम चलते हैं अपनी क्यू स्टेटमेंट के ऊपर कि क्यू स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या बोल रही है। अब हम अपनी क्यू वाली स्टेटमेंट को देखते हैं।
क्यू स्टेटमेंट क्या कह रही है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। ये तो वो बात हो गई जब ये स्टेटमेंट ट्रू थी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन था, ठीक है। ये वो बात थी जब ये ट्रू थी। अब मुझे वो स्टेटमेंट बनानी है जिसके लिए हमारा क्यू है वो फॉल्स बन जाए। तो फॉल्स कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं लिखने लगे हम। तो मैं अब इसको कुछ इस तरीके से रीफैक्टर कर सकता हूँ कि x मस्ट बी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया, अब देखो मैंने इस स्टेटमेंट में x की जगह 0 भर दिया, तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी बन जाएगी। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं -1 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर मैं क्यू को कुछ ऐसा बना दूं, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट दिखाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को मैंने ट्रू कर दिया, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू डाल दी कि वो 0 से छोटी हो जाए, तो मेरी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मेरी फॉल्स बन जाएगी। क्यू स्टेटमेंट जो है वो मेरी फॉल्स बन जाएगी। अभी सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे आगे देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बारी और समझा देता हूँ। जैसे कि पहले हमारी स्टेटमेंट क्या थी, रीफैक्टर करने के बाद वो हो गई x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैंने इस x को ऐसे फॉर्म कर दिया कि वो फॉल्स आउटपुट देने लगे। अब फॉल्स कब देगा, यहाँ पर फॉल्स जब देगा जब मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रख दूं। अगर मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। वही एग्जैक्टली ये टर्म भी कर रही है। अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं, अब ये क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब ये ओरिजिनल स्टेटमेंट के लिए फॉल्स होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको रिफॉर्म किया है। अब आते हैं हम, इसको मैं फोर्थ बोल के चलता हूँ। हमने अभी तक तीन चीजें यहाँ पे देखी है, ठीक है, 1 2 3। अब हम फोर्थ वाली मान के चल रहे हैं। अब ना हम अपनी दोनों स्टेटमेंट, जो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हमने बनाई, उनको कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन कंडीशंस, ठीक है। अब हम दोनों जो प्रोपोजिशंस हमने बनाई, जो कि p थी या x-1 y-1 इज इक्वल्स टू 1, ये थी। q हमारी बन गई थी x v स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये वाली स्टेटमेंट हमारी हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अब हमें p स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू रखना है, कि कोई भी ऐसी वैल्यू डाले जो कि p ट्रू हो जाए, और इसको हमें फॉल्स बनाना है, राइट। अब हम कुछ केसेस के साथ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने जो अभी तक दो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स निकाली हैं वो हमारे सॉल्यूशन के साथ फिट कर रही है कि नहीं। तो केस वन अगर मैं ले लूँ, जिसमें मैं बोल दूं कि x इज इक्वल टू है 0, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, और x की वैल्यू कुछ भी उससे छोटी ले सकते हैं अपनी q स्टेटमेंट को फॉल्स कराने के लिए, ठीक है। तो x वैल्यू मैंने 0 ली। तो अब हमारी जो p स्टेटमेंट थी, जो कि एग्जैक्टली एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई थी, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बट अगर मैं, जो हमारी क्यू की ओरिजिनल स्टेटमेंट थी जो कि कुछ ऐसी दिखती थी, इसमें मैं अगर 0 की वैल्यू रख दूं, तो हमारा ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, राइट। यही तो हमें करना है। इसको हमें ट्रू बनाना है, इसको हमें फॉल्स बनाना है, जो कि हमने कर दिया। मतलब केस वन पे 0 पे वैल्यू एकदम सही फिट कर रही है, ठीक। अब केस टू ले लेते हैं हम एक, जिसमें मैं बोल देता हूँ एक्स की वैल्यू लेट से, यहाँ पे हम कितनी रख सकते हैं, और एक्स से कम, यानी कि -1 ले लेते हैं, चलो -1 रख दी भाई। अब p हमारा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये हो गया y-1 इज इक्वल्स टू -y, ठीक है। अब मैं y इधर ले आऊँ, तो 2y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2।
अब ये कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी, क्यों रहेगी एक बारी थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी, ये थी। अब x की वैल्यू मैंने मान ली -1, y की वैल्यू 1/2, -1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 में से माइनस कर देंगे तो -1/2 आएगा, इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 इज इक्वल्स टू 1 ही तो होता है। तो हमारी Q भी ट्रू हो रहा है, सॉरी P भी हमारा ट्रू होगा। अब हम इसी सेम में x की वैल्यू भी डाल के देखते हैं। तो Q हमारा ओरिजिनली कुछ ऐसा दिखता था। Q में यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, -1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गया, राइट। ये हमारा जैसे ही फॉल्स हुआ तो हम ये बोल देंगे कि P implies Q फॉर -1 gives false आउटपुट, है ना। ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, ये लिखना नहीं है आपको एक अपने सॉल्यूशन में। तो हमारा देख के ये बताया जा सकता है कि अगर मैं जीरो या जीरो से जितनी भी छोटी वैल्यू ले लूँ, उसके लिए हमारा क्यू तो फॉल्स हो जाएगा बट पी हमेशा ट्रू आएगा, राइट। तो ये दिखाने के लिए, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कैसा दिखेगा, ठीक। फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, तो फाइनल आंसर में पहला हमारा जो था कि प्रोपोजिशन बताओ, वो तो हमने देख लिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई फॉर रियल नंबर्स एक्स वाई, देन x मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहला हमारा ये था कि ये हमारी प्रोपोजिशन है फॉर p इम्प्लाइज q। दूसरे का आउटपुट हमारा जो, सॉरी सॉल्यूशन हमारा ये होगा कि इफ इट इज false for all values of x smaller than equals to 0, including x is equals to 0, okay, and all neg negative integers। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन यही हमें मिला कि प्रोपोजिशन तो हमने लिख दी कि प्रोपोजिशन भाई कैसी थी, और दूसरे वाले जो कि x की वो वैल्यू बतानी थी कि कब हमारा ये जो पी इम्प्लाइज क्यू है वो हमें फॉल्स आंसर देता है। तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू थी, तो एक्स की वो वैल्यू है जिसमें जिसमें हमारा एक्स हमेशा छोटा होना चाहिए जीरो से। जैसे कि हमने अभी देखा, हमने अपनी वैल्यू जीरो डाल के देखी, हमारा पी केस ट्रू आ रहा था लेकिन क्यू फॉल्स आ रहा था। केस टू में हमने देखा एक्स इज इक्वल्स टू -1, इसमें भी हमारा क्यू फॉल्स आ रहा था बट वाई था वो ट्रू आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आगे और भी क्वेश्चंस ऐड करे हैं फॉर लाइक कन्वर्स, लाइक फॉर ऑल द कंडीशनल कनेक्टिव्स। आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी एडेड हैं। सो इसी के साथ हम अपना दूसरा कनेक्टिव पढ़ते हैं। तो अब हम अपना कन्वर्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कन्वर्स जो है ना वो P इम्प्लाइज Q का जस्ट अपोजिट है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। अगर मैं P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P लिख दूँ तो वो कन्वर्स हो जाता है, जस्ट दैट, नथिंग मोर। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, अब हम इस P इम्प्लाइज Q को पढ़ेंगे कैसे। P इज नेसेसरी फॉर Q, P इफ Q। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स में ये लैंग्वेज लिख के आ सकती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये Q इम्प्लाइज P की बात हो रही है, ना कि P इम्प्लाइज Q की, ओके। अब ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि हम पी लाइक क्यू इम्प्लाइज पी को लिखते कैसे हैं। तो हमारे पास दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं पी इम्प्लाइज क्यू के लिए।
ठीक है, ये तो हमारा सिंपल वाला था जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इसका कन्वर्स निकालना है तो मैं लिख दूंगा क्यू इम्प्लाइज पी। ओके, नाउ मैं इसको अब लिख सकता हूँ इफ क्यू देन पी। ठीक है, ये तो सिंपल सा था जो हमने इम्प्लीकेशन में पढ़ा, बस उसको पी और क्यू की वैल्यू हमने स्वैप कर दी, तो यही हमारा कन्वर्स होता है। ठीक है, अब इसका इंट्यूशन देने के लिए और ट्रूथ टेबल बिल्ड करने के लिए मैंने एक फिर से एग्जाम्पल लिया है, वो फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल। अब पहला हमारा एग्जाम्पल है, इफ आई गेट अ बाइक देन आई विल गिव यू द राइट। ये तो हमारा पी इम्प्लाइज क्यू का बन रहा है। ठीक है, तो एक बार ये ट्रूथ टेबल बिल्ड करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू के लिए। तो हमारा पी यहाँ पर ट्रू है, क्यू भी हमारा ट्रू है, जिससे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके फ्रेंड को बाइक भी मिल गई और उसने आपको राइड भी करा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आपके फ्रेंड को बाइक तो मिली लेकिन उसने आपको राइड नहीं कराया, तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारा इम्प्लीकेशन हमें फॉल्स देता था रिटर्न। अब ये मैं बोलूँ कि आपके फ्रेंड को बाइक नहीं मिली लेकिन उसने आपको राइड कराई, कहीं से बोरो करके कराई, कैसे भी कराई, तो उसने आपसे झूठ नहीं बोला, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब अगर उसको बाइक नहीं मिली और उसने आपको राइड भी नहीं कराई, वो भी ट्रू होगा, क्योंकि उसने ये बोला था कि अगर मुझे बाइक मिलेगी तो मैं आपको राइड कराऊंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं कराएगा। ठीक है, अब मैं सीधा कन्वर्स की बात करूं तो कन्वर्स को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, हमने जस्ट पी और क्यू की जो वैल्यूज थी उसको स्वैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्वैप ही तो किया है बस, देखो स्वैप किया है वैल्यूज को। ठीक, अब हमने स्वैप कर दिया, तो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, लेकिन अब इसे हम पढ़ेंगे, इफ आई विल गेट गिव यू अ राइड देन आई गेट अ बाइक। अगर मैं तुम्हें राइड करवाऊंगा तो मुझे ना बाइक मिल जाएगी। ठीक, तो अब अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें पी वाला, ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, मतलब उसने आपको राइड तो कराई और उसको बाइक भी मिल गई, तो ये हमें कन्वर्स वाली स्टेटमेंट हमें ट्रू आउटपुट में देगी। ठीक, अब सेकंड और थर्ड ना करके मैं हम सीधा पहले लास्ट वाले पे जंप करते हैं। अब उसने ना आपको राइड कराई, ना ही उसको बाइक मिली, तो इसके लिए भी हमारा ट्रू होगा, क्योंकि उसने ये बोला था कि इफ आई विल गिव यू अ राइड, अगर मैं आपको राइड कराऊंगा तो मुझे बाइक मिल जाएगी, अगर मैं आपको बाइक राइड नहीं कराऊंगा तो मुझे बाइक नहीं मिलेगी। इफ देन का यही कंडीशन होता है, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाला ना और थर्ड वाला काफ़ी ट्रिकी है और इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी, काफ़ी देर में मेरे को थोड़ा समझ में आया था। तो हम पहले सबसे पहले ना फॉल्स एंड ट्रू वाले को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि हमारा जो पी है वो फॉल्स है, मतलब उसको बाइक है वो नहीं मिली, उसने आपको राइड तो कराई बट उसको बाइक नहीं मिली, तो इसका आउटपुट हो जाएगा हमारा फॉल्स। मतलब ये लाए जब करेगा, कन्वर्स वाला लाए जब करेगा कि उसने आपको राइड कराई बट उसको बाइक नहीं मिली। अब सेकंड वाला इससे भी ज्यादा ट्रिकी है समझना। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि उसको बाइक तो मिल गई लेकिन उसने आपको राइड नहीं कराई। ठीक, मतलब जो पी था वो होता था हाइपोथेसिस, और जो क्यू होता था वो होता था कंक्लूजन। ठीक है, इसमें फिर से क्या कह रहा है एक बार मैं फिर बताता हूँ, कि पी वाला जो है वो तो है ट्रू और क्यू वाला है वो है फॉल्स। तो ये हमारा यहाँ पर ये है हमारा फॉल्स, सॉरी ये है हमारा ट्रू, रख देता हूँ मैं, लेकिन ये हमारा फॉल्स। मतलब जो हाइपोथेसिस थी वो पहले ही ट्रू हो गई और कंक्लूजन हमारा निकल के नहीं आया ढंग से। कंक्लूजन हमारा यही आया है कि उसने आपको राइड नहीं कराई बट उसको तब भी बाइक मिल गई, इसके लिए भी हम रखते हैं ट्रू। अब मुझे पता है ये काफ़ी लाइक अंडरस्टैंडेबल नहीं है ढंग से, कि समझ में जल्दी आता भी नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप उसको इतना ज़्यादा ना सोचकर आप इम्प्लीकेशन याद कर लो। इम्प्लीकेशन आपको समझ में आएगा, वो काफ़ी इजी था। आप बस ये याद कर लो कि ट्रू फॉल्स के लिए इम्प्लीकेशन फॉल्स बोलता है और जहाँ पर ये फॉल्स बोलता है वहाँ पर ये ट्रू बोल देता है। ठीक है, और फॉल्स ट्रू के लिए जो इम्प्लीकेशन ट्रू बोलता है वहाँ पर ये फॉल्स बोलता है। लाइक इजी ट्रिक है।
सोचा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है समझना इसको। या तो हमारा ये यहाँ पर ख़त्म होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद बाई कंडीशनल्स। तो अब हम अपने बाई डायरेक्शनल पढ़ेंगे। बाई डायरेक्शनल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपकी बाई डायरेक्शनल को लेके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं अभी ना दिल्ली में हूँ और मुझे मुंबई जाना है। ठीक है। ठीक। अब मेरे पास जो है वो वन वे रोड है ओनली, कि मैं दिल्ली से मुंबई जा सकता हूँ। अब मैं अगर दूसरी कंडीशन दूं कि भाई मैं ऐसी रोड पे हूँ जहाँ पे मैं दिल्ली से मुंबई तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं मुंबई से दिल्ली भी वापस आ सकता हूँ। ठीक। यही एग्जैक्टली में बाय कंडीशनल होता है कि मेरा पी भी है और मेरा क्यू भी है। डिनोट तो ऐसे किया जा सकता है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मैं आगे दूंगा धीरे से। अब बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो ये है ना कनेक्टिव्स हैं, ये बाय कंडीशनल है। मतलब ये पी से क्यू भी जाएगा और पी से क्यू भी आएगा। ठीक है। इसको हम लिखते कहते हैं कैसे हैं, हम लिखते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। काफी सिंपल सा था कि अगर पी है तभी क्यू होगा, और अगर क्यू है तभी पी होगा। वही बाई डायरेक्शनल वाली बात है। हम अपने इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ को हम डबल एफ से भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक बारी डेफिनेशंस पढूं तो जो हमने अभी तक देखा है उसमें आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट लाइन तो यही आ जाती है कि भाई वी यूजली शॉर्टन्स इफ एंड ओनली इफ टू आई एफ एफ। जो मैंने यहाँ पे लिखा, वी डिनोट दिस टू एंड रीड इट एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। राइट। अब ये एक चीज़ अलग सी आ रही है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास p है। p प्रोपोजिशन है कि अ नंबर इज इवन, और q प्रोपोजिशन है कि इट इज इट इज डिविजिबल बाय टू। ठीक। तो अब अगर मैं p इम्प्लाइज q का ट्रूथ टेबल फिल करूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। तो हमें पता है कि अगर दो स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो p इम्प्लाइज q हमेशा ट्रू ही देता है। मतलब अगर एक नंबर इवन है और वो डिविजिबल बाय टू है तो हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू ही आएगा फॉर इम्प्लीकेशन। अब ट्रू फॉल्स है, मतलब एक नंबर अगर इवन है बट वो दो से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो नंबर इवन तो कभी होगा ही नहीं। तो इसके लिए तो फॉल्स है। फॉल्स ट्रू के लिए हमारा इम्प्लीकेशन आउटपुट करता है ट्रू, और फॉल्स फॉल्स के लिए भी आउटपुट करता है ट्रू। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कन्वर्स के लिए, तो आपको पता है कि कन्वर्स कैसे फिल होता है। कन्वर्स ट्रू ट्रू में हमें हमेशा ट्रू आउटपुट देता है। ट्रू फॉल्स में हमेशा हमें आउटपुट देता है ट्रू, क्योंकि इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ द इम्प्लीकेशन। तो जो भी ट्रू फॉल्स का आउटपुट में फॉल्स आ रहा है इम्प्लीकेशन के अंदर, वो कन्वर्स हमें ट्रू देता है। और ट्रू फॉल्स में जो ट्रू आउटपुट आ रहा है फॉर इम्प्लीकेशन, कन्वर्स हमें फॉल्स आउटपुट देता है। फॉल्स फॉल्स के लिए हमारा हमारा कन्वर्स हमें ट्रू ही रिटर्न में देता है। अब जो ये लाइन थी ना, P implies Q कंजंक्शन Q implies P, मतलब हमारा बाय कंडीशनल है ना, बाय कंडीशनल ऑफ एनी प्रोपोजिशन, वो हम एंड से ही डिनोट करते हैं। मतलब Q बाय डायरेक्शन जा रहा है ना, P से Q भी जा रहा है और Q से P भी जा रहा है। ठीक। तो इन दोनों का एंड हम यहाँ पर निकाल के बाय डायरेक्शनल लिख देंगे। तो एंड अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन ट्रू ट्रू पर ट्रू देता था, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स देता था, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स ही देता था, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स रिटर्न। मतलब अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कंजंक्शन है आउटपुट हमें देता है फॉल्स। ठीक। तो यहाँ पे भी यही होगा, ट्रू 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 बन जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स बन जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बन जाएगा, ट्रू 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 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया किसी भी दो प्रोपोजिशंस की बाई कंडीशनल हमें कैसा ट्रूथ टेबल रिटर्न करती है। For true true it will always give true, for true false it will always give false, false true it will also give false,
और फॉल्स फॉल्स इट विल गिव ट्रू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने प्रेसिडेंस रूल्स की बात करेंगे कि प्रेसिडेंस रूल्स क्या होते हैं। अब प्रेसिडेंस रूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक बॉडमास रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूँ कि एक तो ये है और सेम नीचे भी यही है। अब इन दोनों के ना दो आंसर निकाले जा सकते हैं। दो आंसर कैसे निकाले जा सकते हैं? अगर मैं प्लस पहले कर दूं तो ये हो जाएगा 5 × 4, 4×5 = 20। अगर मैं मल्टीप्लाई पहले कर दूं तो 2 + 12 = 14। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक, यही क्वेश्चन आता है। तो ये बताने के लिए कि प्लस पहले करें कि मल्टीप्लाई कैसे पहले करें, उसके लिए हमारे पास एक होता है बॉडमास रूल। ठीक है। अब बॉडमास रूल कहता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स लगे हुए हैं क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट के अंदर का आप पहले सॉल्व करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। फिर आप प्लस एंड माइनस को सॉल्व करोगे। फिर प्रायोरिटी सेम आ जा रही है तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 2/3 × 3 × 4 है, तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। ठीक है। सेम हमारा प्लस के लिए भी ऐसे ही लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाएगा। अब अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे ये हो गए निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, तो इसके लिए हमारे पास प्रीसीडेंस रूल होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि प्लस एंड मल्टीप्लाई, इनके लिए हमारे पास बॉडमास है, और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हमारे पास होता है प्रीसीडेंस रूल। ठीक है। अब प्रीसीडेंस रूल क्या होता है वो देखते हैं। अब अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं कि व्हेन मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर अपीयर्स टुगेदर, मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स अपीयर टुगेदर मतलब मल्टीपल ऑपरेटर, जैसे निगेशन है, कंजंक्शन आ गया, सॉरी डिसजंक्शन आ गया, डिसजंक्शन आ गया, फिर कंजंक्शन आ गया। ठीक है। तो मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ अपेयर हो रहे हैं, तो हमें एक रूल चाहिए जो बताए कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, राइट? तो वही हमारा प्रीसीडेंस रूल हमें देता है, जो कि एग्जैक्टली बॉडमास की तरह ही काम करता है। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कुछ ऐसा है। ठीक। हाई प्रायोरिटी ऊपर होती है। ठीक। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ की लो प्रायोरिटी आने लगती है। कोई डाउट इसमें? तो अब इस ऑर्डर को हम अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हाई प्रायोरिटी है ब्रैकेट्स की। तो अगर मैं इसमें बोलूँ, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। ठीक। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाएगा। अब दोनों की प्रायोरिटी सेम है क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, मतलब इस वाले को पहले करेंगे सॉल्व। अब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो हमें कोई रूल देखने के लिए, ऑर्डर देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल ऑपरेटर है। तो हम डायरेक्टली अपना डिसजंक्शन परफॉर्म कर देंगे। डिसजंक्शन यानी कि और परफॉर्म करेंगे। अब डिसजंक्शन क्या कहता था कि अगर मेरे पास एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो मैं आउटपुट ट्रू में दे दूंगा। ठीक। तो वही यहाँ पर हम करेंगे। ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू फॉल्स एक ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब हम अंदर वाली स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट सेकंड हमें क्या सॉल्व करना है वो देखना पड़ेगा। अब सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? सेकंड प्रायोरिटी है नॉट की, राइट? तो नॉट कहाँ पर है? नॉट है यहाँ पर। मतलब इस पूरी टर्म का नॉट निकालना पड़ेगा हमें। तो इस पूरी टर्म का नॉट कैसे निकालेंगे? नॉट क्या बोलता है? ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू। तो ये तो बहुत सिंपल है। डायरेक्टली यहाँ पे आप अपने सारे आउटपुट लिख दोगे। ठीक। अब बात आती है कि अब नेक्स्ट क्या करें। अब नेक्स्ट में तो देखो एंड बच गया और ये वाला पार्ट बच गया। अब आप खुद बताओ इसमें आपकी हायर प्रायोरिटी किसकी है? हायर प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की है। तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, वो है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? एंड होता है, राइट? अब डिसजंक्शन बोलता है अगर मेरे पास एक भी फॉल्स आ गया तो मैं स्टेटमेंट को फॉल्स दे दूंगा। ठीक है। अब पी क्यू बोलो या फिर क्यू पी बोलो, दोनों एकदम सेम होता है। ठीक। तो ट्रू ट्रू हमें ट्रू मिल जाएगा। ट्रू फॉल्स एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स मिलेगा। इसका भी फॉल्स मिलेगा क्योंकि पी फॉल्स हो गया। फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा। क्लियर है इतना? अब हमारे पास ना एक ये आ जाता है कि आ, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं। अब हमारे पास ये अलग पार्ट बन के आ गया और ये एक अलग पार्ट बन के आ गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा। इसके बीच में एक ऑपरेटर है जो कि है ये वाला।
राइट। अब इन दोनों को मिक्स करके हमें बताना पड़ेगा, लास्ट ऑपरेटर यही बचा है तो इसी की ही प्रायोरिटी आएगी। ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी क्या है कि अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा होता है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन हमारा एक भी अगर ट्रू हो गया तो ट्रू दे देगा, तो हमें इस वाले में, फर्स्ट वाले में और इस वाले में देखना पड़ेगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू रहेगा क्योंकि एक ट्रू है, फॉल्स 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 ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स फिर से फॉल्स रहेगा, एंड ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। तो हमारा, हमने जो ये स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करा और इसका आउटपुट ये आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कि जो हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्रिएट द ट्रूथ टेबल। अब ये एक ट्रूथ टेबल होता है, हमें ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है इससे दिखाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या थी, ब्रैकेट्स की। दूसरी प्रायोरिटी हमारी निगेशन की होती है। तीसरी प्रायोरिटी हमारी एंड की होती है। उसके बाद और होती है और एग्जॉर होती है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी आती है अपने प्रेसिडेंस की और बाय कंडीशनल की। ठीक है, अब इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है क्रिएट ट्रूथ टेबल, एंड हमारे पास सबसे पहले दो ब्रैकेट्स आ चुके हैं, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सिंपल है, ये हमारा है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन, अब मैं आपको सीधा डायरेक्टली आंसर फिल करूंगा, अब मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं चीज़ें छोटी छोटी। ट्रू ट्रू कंजंक्शन ट्रू देता है, ट्रू फॉल्स में हमारा फॉल्स दे देगा रिटर्न, इसमें भी फॉल्स आएगा और यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, एंड होता है क्योंकि। अब दूसरे ब्रैकेट की बात आती है, इसके अंदर है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कहता है कि अगर एक भी हमारा अगर ट्रू हो जाता है तो आंसर हम ट्रू में दे देंगे। तो इसका ट्रू, इसका भी ट्रू, इसका भी ट्रू और इसका फॉल्स। अब आती है लास्ट ऑपरेटर की बात, जो कि इसके बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या करता है, इम्प्लीकेशन मैं एक बारी फिर बता देता हूँ। ट्रू ट्रू में हमेशा ट्रू देता है, ट्रू फॉल्स में इम्प्लीकेशन हमारा फॉल्स रिटर्न करता है, फॉल्स ट्रू में हमारा ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स फॉल्स में हमारा ट्रू रिटर्न करता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम करेंगे, ट्रू ट्रू में हमारा ट्रू रिटर्न होगा, फॉल्स ट्रू में हमारा ट्रू रिटर्न होगा, और फॉल्स और ट्रू में फिर से हमारा ट्रू रिटर्न होगा, और फॉल्स फॉल्स में हमारा ट्रू ही रिटर्न होगा। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया है पूरा। अब मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आप ना एक, जब भी इसे सॉल्व करो तो आप एक छोटी छोटी लाइंस लिखो कि हमारी स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन की कब फॉल्स हो जाती है। एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है। एक लाइन की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपको पता है कि इम्प्लीकेशन काम कैसे करता है। ठीक, आप यहाँ पर लाइक जो भी सिंबल्स यहाँ पे लिखे हैं उनकी फुल, एकदम फुल फॉर्म लिख दो। जैसे कि अगर ये है तो आप ये यहाँ आप बोल सकते हो कि ये कंजंक्शन है। ठीक है, ये कंजंक्शन है, और ये वाला डिसजंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में ऐसे मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको आता है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमें। सेकंड क्वेश्चन भी सेम चीज़ है, हमारे पास ट्रूथ टेबल हमें इसका क्रिएट करना है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये खुद करिए पहले, वीडियो को पॉज करके, एंड फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना और देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहला आ रहा है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारा ट्रू देगा, इधर फॉल्स देगा, इधर भी फॉल्स देगा, और इधर भी फॉल्स देगा, इधर भी फॉल्स देगा। अब आता है दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ निगेशन पी है तो सिर्फ निगेशन पी सॉल्व होगा। तो निगेशन पी, पी क्या है उसका निगेशन लिखो, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और फॉल्स है तो ट्रू। ठीक, अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है कि लास्ट ऑपरेटर बीच वाला बचता है जो कि हमारा डिसजंक्शन है। इन दोनों का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कैसे काम करता है, अगर एक भी हमारा ट्रू हो जाए तो हमें ट्रू मिल जाता है। तो इसका तो ट्रू होगा, इसका फॉल्स ही रहेगा,
इसका ट्रू हो जाएगा और इसका भी ट्रू हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो गया। अब जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं आपने इसमें यूज़ करे हैं, जो कि ये हैं, इनके आप नाम लिख दो। ये आपका हो गया कंजंक्शन, ये हो गया निगेशन, ये हो गया हमारा डिसजंक्शन। ठीक है। अगर आप पे थोड़ा और टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख दो कि नॉट कैसे काम कर रहा है, डिसजंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है। जिससे कि ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है एग्जामिनर को कि आपको पता है, आपने जस्ट फिल नहीं किया चीज़ों को। ठीक है। लाइन लिखने का मतलब क्या है, अगर एक लाइन में बोलूँ, अगर निगेशन की लाइन लिख दूँ, निगेशन लाइक निगेशन gives the reverse of any statement. If statement is true, it gives false. If false, it gives true. जस्ट एक लाइन। अब इसको आपके फिल करने में कितना टाइम लगा आपको खुद भी पता चला। इन्हें एक लाइन सेंटेंसेस लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, लेकिन अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप सिर्फ फिल करके छोड़ देना, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंस रूल एग्जैक्टली में होता क्या है। हमने एग्जाम्पल लेके समझा, हमने बॉड मास भी देखा और उसको प्रेसिडेंस रूल के साथ कंपेयर भी किया। और मैंने आपको लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस भी कराए आपकी बुक से ही, जो कि 5 मार्क्स के थे। एंड इसी के साथ अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस ना काफ़ी इजी टॉपिक है, क्योंकि आपने लगभग 90% पार्ट पहले से ही पढ़ रखा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये सिंबल डिफरेंस है बस। और इस सिंबल को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है। अब ये सिंगल सिंबल काम कैसे करता है, वो देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में क्या है ये लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लेट्स से कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। ठीक है। आपने उन दोनों से कुछ पैसे मांगे, लेट्स से आपने 100 रुपये मांगे। ठीक है। आपके फर्स्ट फ्रेंड ने आपको 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन आपके दूसरे फ्रेंड ने आपको 2 50-50 के नोट दिए। ठीक। 2 50-50 के नोट दिए। तो आखिर में तो जो प्राइस है वो 100 रुपये ही बनता है ना। आखिर में प्राइस तो दोनों का 100 रुपये ही बन रहा है। तो लॉजिकली बात देखें तो दोनों ने 100 रुपये ही दिए हैं मेरे को। ठीक। अब स्टेटमेंट दोनों की अलग है, दोनों की स्टेटमेंट काफ़ी अलग है। एक ने 100 दिए, एक ने 50-50 के 2 नोट दिए हैं, बट आखिर में लॉजिकली दोनों सेम ही तो पैसे दे रहे हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस भी काम करता है। ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो डेफिनेशन बोल रही है, टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम ट्रूथ टेबल। अगर दो स्टेटमेंट जब ही इक्विवेलेंट होंगी, जब दोनों का ट्रूथ टेबल जो होगा वो हमारा सेम वैल्यू प्रिंट करके देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी 2 स्टेटमेंट्स का अगर ट्रूथ टेबल बनाएं, तो उसका लास्ट जो आंसर आता है वो दोनों का एकदम सेम होना चाहिए। अब ये सेम देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपका लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आ रखा है जून 2024 में। अब ये मैंने, आप देखोगे कि कोड अलग है। कोड अलग मैंने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स की आपकी बुक है, इसका कोड पहले ये था, बाद में चेंज हुआ है। तो देर इज़ हाई चांसेस कि इस बुक से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए इसको पिक कर दिया है, क्योंकि लास्ट लाइक 2024 में ही आ रखा है। तो यहाँ पे हमारा कुछ ना क्वेश्चन देखो कैसे दिख रहा है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया, बीच में इक्विवेलेंस का साइन है। ठीक। बताना क्या है, शो दैट कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, शो करो। प्रेसिडेंस रूल वैसे का वैसे ही लगेगा जैसा हमने लास्ट अभी पढ़ा। ठीक है। तो हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ये हमारा इम्प्लीकेशन है तो ट्रू इम्प्लीकेशन में ट्रू ही देता है, ट्रू फॉल्स में हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स देता है, इसमें ट्रू देता है और इसमें भी ट्रू देता है। इतना क्लियर। उसके बाद निगेशन की हाई प्रायोरिटी होती है, तो निगेशन हम लिखेंगे फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। कोई डाउट?
अब हमारा आता है दूसरी साइड वाला। दूसरी साइड वाला क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ पी, सबसे हाई प्रायोरिटी निगेशन की होती है। तो क्यू क्या है हमारा, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ क्यू। हाई प्रायोरिटी हमारी निगेशन ऑफ क्यू की होती है। तो ट्रू ट्रू, सॉरी, क्यू के लिए हमारा ट्रू है बस, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इतना क्लियर। अब आती है पी कंजंक्शन विद निगेशन ऑफ क्यू, जो कि इन इसका, इस वाले का और इस वाले का मिक्सचर होगा। अब निकालेंगे कैसे, ट्रू फॉल्स हमारा हमें कंजंक्शन हमेशा फॉल्स रिटर्न करता है, ट्रू ट्रू में ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स रिटर्न करता है, और फॉल्स ट्रू में भी हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसे कुछ ऐसे लिख दूं मैं, अब दोनों का आउटपुट मैं एक के नीचे एक लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली देखो, एकदम एग्जैक्टली आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रूथ टेबल बनाने के बाद एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इतना लिख दोगे तो आपके दो नंबर पक्का है। ठीक है, अब हमारे पास ना सिर्फ यही रूल नहीं है इक्विवेलेंस के, हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। अब उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा होता है डबल नेगेशन। डबल नेगेशन क्या कह रहा है, एक नेगेशन यहाँ होगा, एक नेगेशन अंदर, वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा सिंगल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है, अब मान लो कि ट्रू है और फॉल्स है, निगेशन में अगर लिख दूं तो इसका फॉल्स होगा और फिर इसका ट्रू होगा, और फिर मैं इसका दोबारा से निगेशन निकाल दूं तो इसका ट्रू हो जाएगा, इसका ट्रू। आखिर में तो ये दोनों सिमिलर ही हो रहे हैं ना। इसी वजह से हमारा डबल नेगेशन हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट से मैच करता है। ठीक, ये तो हो गया डबल नेगेशन का रूल। अगला आता है रूल आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट का उसी के स्टेटमेंट के साथ डिसजंक्शन या फिर कंजंक्शन निकाल दूं तो हमें आउटपुट में हमेशा सेम ही चीज़ मिलती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारा एक पी स्टेटमेंट थी। तो सेम हम पी स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन निकालते हैं। कंजंक्शन क्या बोलता है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, तो ये तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स। क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए। इसी वजह से हमारा अगर सेम स्टेटमेंट के साथ अगर हम कंजंक्शन या डिसजंक्शन निकालते हैं तो हमारा सेम आउटपुट ही आता है। तो वो हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब अगला एक होता है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये बोलता है कि अगर दो स्टेटमेंट्स का आप कंजंक्शन या डिसजंक्शन निकालते हो तो वो आपका इक्विवेलेंट रहता है अगर आप रिवर्स में निकालते हो तो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, आप खुद करके एक बार ट्राई करना कि आउटपुट कैसा आ रहा है। वैसे तो सेम ही आता है। ठीक है, एक बारी कंजंक्शन निकालना, एक बारी डिसजंक्शन निकालना, दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना, तो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक, ये होता है हमारा कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करें तो एसोसिएटिविटी लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं, और वो कुछ ऐसी लिखी गई हैं, तो अगर मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख दूं तो भी वो सेम ही होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मैं सिंबल पलट दूं तो ये आप कंजंक्शन के लिए भी कर सकते हो, डिसजंक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये आप वेरीफाई खुद कर सकते हो ट्रूथ टेबल बना के, मैंने आपको पूरा ट्रूथ टेबल बनाना सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ मतलब ये लॉ ये कहता है कि पी, अगर ऐसे तीन स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, ठीक, तो इक्विवेलेंट रहेंगी इस स्टेटमेंट के। अब ये एक तरीके से ना मल्टीप्लिकेशन जैसा लग रहा है, देखो, पहला इसके साथ करा, दूसरा इसके साथ किया, फिर बीच वाले को लिख दिया यहाँ पर। कैसे, पी, पी डिसजंक्शन क्यू,
P disjunction Q, sorry, P disjunction R, P disjunction R, then conjunction sign, ठीक है। वैसे ही अगर आप फिर इसके इनके साइन कंजंक्शन के डिसजंक्शन में कर दो, स्वैप कर दो, तो आप दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके सारे रूल इक्विवेलेंस के कंप्लीट होते हैं कि और भी कौन कौन से रूल होते हैं। अब इनका यूज़ आपके जब आप ट्रूथ टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तब काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपको दे दे कोई, जैसे कि उसमें ऐसा लिखा है नेगेशन नेगेशन पी दैट कंजंक्शन आर, कैसे भी लिखा हो, तो आपको यहाँ से देखते ही पता लग जाएगा ये सिंपल पी होगा। तो आप उस पूरी क्वेरी को इतना ट्रूथ टेबल ना बनाकर डायरेक्टली पहले सॉल्व कर दोगे और फिर ट्रूथ टेबल बनाओगे, ठीक। वैसे ही जितने रूल हैं ये भी यूज होंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और ये 2 बार आ चुका है आपके इस MCS 212 में, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ना बाय कंडीशनल है और एक ये स्टेटमेंट है, इन दोनों को बताओ कि ये इक्विवेलेंस है, प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है ये आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ ना करके एक सिंपल सी चीज़ लिखेंगे जो हमने पहले भी पढ़ी है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन ये है कि अगर हम इसको कैसे लिखते हैं पहले, तो इसको हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P। जैसे कि हमने बाई डायरेक्शनल में, बाई कंडीशनल में पढ़ा था, सॉरी। सो बाई कंडीशनल में आपको मैंने यहाँ पे बताया था, देखो, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट पूरी की पूरी यहाँ पर बाई कंडीशनल्स में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लगाई है कि हमने बाय कंडीशनल को पूरा ऐसे लिख दिया, ठीक। हेंस जो हमारी अब स्टेटमेंट बन जाएगी वो कुछ ऐसी दिखेगी हमें, Q इम्प्लाइज P, और हमें यहाँ इक्विवेलेंस का साइन लगाना है, देन नेगेशन P एंड दिस P कंजंक्शन नेगेशन Q। इतनी बात समझ आती है। अब हम इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे, ना कि इस पूरे वाले के लिए, ठीक है। आपको ये एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो अगर मुझे कहीं पर भी निगेशन का साइन दिखता है ना, तो मैं सबसे पहले निगेशन ही बना लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी इजी कर देता है वो बाद में सॉल्यूशन को, ठीक। तो क्यू का निगेशन क्या होगा? क्यू का निगेशन होगा यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, ट्रू ट्रू। क्यू का निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा ये वाला, ये सॉल्व कर रहे हैं हम। तो P एंड Q का हमें इम्प्लीकेशन निकालना है, तो मैं फटाफट इसे लिख देता हूँ इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन लिख दिया। अब रिवर्स में इम्प्लीकेशन निकालना है, ठीक। रिवर्स इम्प्लीकेशन भी मैंने आपको बताया, जहाँ पर इम्प्लीकेशन में ट्रू होता है, फॉल्स होता है, वहाँ वो ट्रू कर देता है, और फॉल्स ट्रू वाले के लिए जो आउटपुट है उसको फॉल्स बना देता है। ये होता है हमारा कन्वर्स, इसे कन्वर्स बोलते हैं ना, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हम इन दोनों का पार्ट करेंगे, जो कि ये वाला था, जो कि थर्ड पार्ट होगा। इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का हम निकालेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या बोलता है? अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू ही रहेगा। क्लियर? हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने राइट हैंड साइड वाले पे आ जाते हैं, जो कि ये वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। फोर्थ क्या बोला है? निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी ये है, उसका हमें डिसजंक्शन निकालना है क्यू के साथ। डिसजंक्शन बोलता है अगर एक भी हमारा ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, तो ये वाला तो ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला ट्रू होगा, और ये वाला भी ट्रू ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अब हमें निकालना है पी का डिसजंक्शन, सॉरी, कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू के साथ। तो तो हमारा कंजंक्शन है वो बोलता है अगर एक भी हमारा फॉल्स हो गया तो फॉल्स कर देने के लिए। तो अगर इसमें हम देखें तो ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट पहले ही फॉल्स हो गई। ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रू है। इसके नीचे वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा, और इसके नीचे वाला भी फॉल्स रहेगा क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है।
ठीक है, अब बात आती है इन दोनों को, ये भी हमने सॉल्व कर लिया एक तरीके से ना। और यहाँ पे एक सिंबल मिस हो गया। अब इसकी बारी आती है जो कि छठा, ये इसे सॉल्व कर देंगे हम। इसमें हमें डायरेक्टली कंजंक्शन निकालना है इन दोनों का। कंजंक्शन क्या होता है? सिंपली एक भी अगर हमारा फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा। तो पहला फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स, और ये वाला ट्रू। अब इन दोनों का सोल्यूशन मैं अगर ढंग से नीचे लिखूं कि भाई आउटपुट आया क्या है, तो पहले वाला जो है जो कि ये था, और दूसरा वाला स्टेटमेंट था हमारा निगेशन ऑफ पी क्यू जंक्शन पी जंक्शन। अगर इन दोनों का मैं ट्रूथ टेबल नीचे लिख दूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इस वाले का कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है दे आर नॉट इक्वल। अब लास्ट में आप एक लाइन लिखोगे, हेंस दे आर नॉट इक्विवेलेंट। जस्ट यहाँ पे आपका सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप कि आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ आए होंगे। आप अपनी बुक से एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कुछ भी एक एक स्टेटमेंट बना सकते हो। जहाँ तक मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, उससे आप कुछ भी एक स्टेटमेंट खुद से बना कर ट्राई करो कि वो इक्विवेलेंस आती है कि नहीं। राइट। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डी मॉर्गन लॉ अगस्टिन डी मॉर्गन ने दिया था हमारे पास। ये आपकी बुक से ही एक इमेज है। अब डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन negation of disjunction is equivalent to conjunction of negations, conjunctions of negation। ठीक। डी मॉर्गन्स लॉ एक और स्टेटमेंट देता है, वो बोलता है कि negation of conjunction is equivalent to disjunction of negations। यही यहाँ पर पूरी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और यही दो चीज हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ये दो स्टेटमेंट्स देता है कि ये दोनों इक्विवेलेंस है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक बार ना हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो बात बोली गई है कि ये और ये वाला पार्ट इक्विवेलेंट है, तो वो है कि नहीं, ये भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो लॉ को अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक। पहला हम पहले लॉ की बात करते हैं जो कि ये वाला था। तो ट्रू फॉल्स हम इसमें यहाँ पर अपने आप ही बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रू ले लेते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसके लिए भी मैं ले लेता हूँ ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है। अब अगर निगेशन ऑफ पी निकालना है तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू निकालना है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक। अब हमें निकालना है ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जो कि है डिसजंक्शन ऑफ पी एन क्यू। डिसजंक्शन ऑफ पी एन क्यू क्या कहता है? ट्रू, ट्रू ही रहेगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ट्रू हो जाता है। ठीक। अब इस पूरे का निगेशन निकालना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, दोनों निगेशन का कंजंक्शन, दोनों निगेशन का कंजंक्शन। तो वो कैसे होगा? अगर एक भी हमारा फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स 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 ट्रू। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, इसको और इसको। दोनों क्या सेम नहीं है? तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। ठीक है। वैसे ही हम इसके साथ भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करता हूँ इसको ज़रा। ठीक। ये वाला यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा। इन दोनों का मुझे अगर सिंबल में यहाँ गलती है तो मैं अपनी गलती ज़रा सही कर दूँ। इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा और ये वाला सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो मुझे पी कंजंक्शन क्यों निकालना है?
पी कंजंक्शन क्यू क्या होगा, पी और क्यू का कंजंक्शन, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। इसी का ही निगेशन हम अगर निकालेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, दोनों निगेशंस का डिसजंक्शन, दोनों निगेशन, क्योंकि फॉल्स का फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये दोनों एकदम सेम है, जिससे कि ये इक्विवेलेंस हुआ है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डी मॉर्गन सर ने जो भी बोला वो एग्जैक्टली सेम था। किसी भी कंजंक्शन का निगेशन निकालते हैं वो इक्वल्स टू होगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब हम ना एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लास्ट ईयर से आ रखा है, आपकी ये एम सी एस 212 में भी आया है और 301 में भी आया है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया यहाँ पर। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एग्जैक्टली में देखो जो अभी हमने पढ़ा, जो अभी हमने पढ़ा कि डी मॉर्गन लॉ कुछ ये बोलता है, क्या ये वाली स्टेटमेंट सेम नहीं होगी उससे, बिल्कुल सिर्फ सिंबल ही तो चेंज है। ठीक है, और ये तो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, ये हमारी इस स्टेटमेंट से मैच कर जाएगी। ठीक, यही तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था अभी। तो जो हमने ऊपर ट्रूथ टेबल बनाया है इसके में भी ट्रूथ टेबल सेम बनेंगे। अब अगर आपको एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे तो इक्वल्स टू लिखा लिखे हुए हैं, तो ये तो इक्वल टू का साइन होता है और ये इक्वल वैलेंस का साइन होता है। ठीक, आप इन दोनों को एक तरीके से मान सकते हो कि दोनों सेम ही है, इंटरचेंज करके लिखे जा सकते हैं। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये डबल इक्वल्स टू नहीं है, ये ट्रिपल इक्वल्स टू है, ऐसा कुछ करके एग्जैक्टली में है वो सेम ही। ठीक, तो यहाँ से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, सेम ऊपर के ट्रूथ टेबल ही यूज होंगे इसमें भी, सिर्फ लेटर अलग है, पी की जगह क्यू लिख दो, ए लिख दो, और क्यू की जगह बी लिख दो। तो या इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस पार्ट को पढ़ेंगे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 8, जिसमें मैं आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शंस, प्रोपोजिशंस, लॉजिकल क्वांटिफायर्स ये सारे पढ़ाऊंगा, और हम अपनी यूनिट 1 ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको इस पूरी वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा, और yeah, that's all, and please subscribe and like the video. Thank you so much. Bye.